हेलो गाइस, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम पढ़ेंगे सर्कुलेशन के बारे में। सर्कुलेशन मतलब होता है आपका परिसंचरण तंत्र, जिसमें हम बात करते हैं हार्ट की, ब्लड की और ब्लड कॉर्पसेस की। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे हार्ट की। यहाँ पर एक अलग तरीका का आप डायग्राम देख रहे होंगे। आपने हार्ट जब भी पढ़ा होगा या इसका जो डबल सर्कुलेशन सिस्टम है वो पढ़ा होगा, तो पूरा एक हार्ट का स्ट्रक्चर होगा। उसमें बहुत सारी नसें, नर्व्स जिनको बोलते हैं, वो दिखाई गई होंगी। लेकिन आज हम कुछ अलग तरीके से पढ़ेंगे और गाइस ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप बिल्कुल वीडियो स्किप मत कीजिएगा, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जो सर्कुलेशन सिस्टम है वो होता क्या है? सर्कुलेशन सिस्टम वो होता है गाइस, जब हार्ट हमारी बॉडी में, मतलब पूरे बॉडी पार्ट्स में ब्लड का सप्लाई करता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहना बिल्कुल सही है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करता है और फिर जो वो ब्लड है वो क्या करेगा, पूरी बॉडी में जहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो होंगे, जहाँ पर भी जिस भी टिश्यू को, जिस सेल को जो भी लग रहा है, ऑक्सीजन की एक पर्याप्त मात्रा उसको प्रदान करेगा। तो ये होता है सर्कुलेशन सिस्टम। अब सर्कुलेशन सिस्टम की ये पूरी कार्यकी जो है वो हम इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले गाइस, ये है हार्ट। ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, ये हार्ट है। और हम इस तरीके से जब खड़े होते हैं तो ये वाला पार्ट लेफ्ट एंड ये वाला राइट होता है। इसलिए यहाँ पर लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल। मतलब ऑरिकल मतलब आलिंद और वेंट्रिकल मतलब निलय। मैं इंग्लिश टर्म यूज़ करने की कोशिश इसलिए कर रही हूँ गाइस, क्योंकि एग्ज़ाम किस तरीके से आ जाए, एग्ज़ाम में ज़्यादातर आजकल इंग्लिश टर्मिनोलॉजी यूज़ की जा रही है। इस वजह से मैं जितने भी टर्म्स हैं वो इंग्लिश में यूज़ करूँगी। ठीक है गाइस। सो ये जो हार्ट है, तो सबसे पहले बॉडी टिश्यू में कैसा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड मतलब इम्प्योर ब्लड, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में इम्प्योर कहते हैं, उसे साइंस की लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी टिश्यू से सिस्टमैटिक वेन, और एक याद रखिएगा गाइस, जो वेन होती है उसमें किस तरीके का ब्लड फ्लो होता है? तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। तो जो सिस्टमैटिक वेन है वो बॉडी टिश्यू से इम्प्योर या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर कहाँ जाएगी? राइट ऑरिकल में। ठीक है गाइस। राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में जब जो गेट है, जिसे हम हिंदी में गेट बोलते हैं, वो साइंस की लैंग्वेज में बाल्व होता है। और यहाँ पर जो बाल्व्स प्रेजेंट होते हैं वो कहलाते हैं ट्राइकस्पिड बाल्व। कौन से बाल्व? ट्राइकस्पिड बाल्व। राइट ऑरिकल जब राइट वेंट्रिकल में खुलता है तो ट्राइकस्पिड बाल्व के थ्रू खुलता है। और इसमें अभी कौन सा ब्लड है गाइस? डीऑक्सीजनेटेड, जो कहाँ से आया है? सिस्टमैटिक वेन लेकर आई है हमारी बॉडी टिश्यू से। ये देखिए, ये इस तरीके से ये फ्लो हो रहा है और ये यहाँ आ गया। राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में किसके थ्रू आया? ट्राइकस्पिड बाल्व के थ्रू। समझने की कोशिश कीजिएगा गाइस, ये बहुत ही सिंपल और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बस इसका डायग्राम थोड़ा सा जो आपने अभी तक पढ़ा होगा उससे अलग है, लेकिन आप विश्वास मानिए, अगर आप एक बार इस डायग्राम को समझ लेंगे ना, तो आप बिल्कुल जो भी पूरा सर्कुलेशन सिस्टम है, जिस तरीके से हमारा हार्ट काम करता है, आप कभी नहीं भूल पाएंगे। तो राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ चुका है, जो कि कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड। यहां से ब्लड किसके थ्रू जा रहा है गाइस? पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरी में जनरली क्या होता है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेन में कैसा होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और आर्टरी में कौन सा होता है? मतलब धमनी। आर्टरी मतलब धमनी में कौन सा रक्त होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है, कि जो पल्मोनरी आर्टरी होती है उसमें अशुद्ध रक्त बहता है और जो पल्मोनरी वेन होती है उसमें शुद्ध रक्त बहता है। तो आपको दो चीज़ें यहाँ इंपॉर्टेंट हैं जो कि याद करनी है।
कि जनरली वेन में कौन सा मतलब शिरा कौन सा रक्त बहता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन पल्मोनरी वेन एक ऐसी वेन है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। दूसरा पॉइंट क्या है गाइज, आर्टरी मतलब जो धमनी होती है उसमें कौन सा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी ऐसी आर्टरी होती है जिसमें कौन सा रक्त बहता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो गाइज देखिए राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में आ गया। अब ये जो है ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ जा रहा है ब्लड, लंग्स में। ये किस लिए जा रहा है, प्यूरिफिकेशन के लिए। लंग्स में आपको पता है कि O2 CO2 का आदान प्रदान होता है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड होने के लिए लंग्स में आया है, समझ रहे हैं गाइस। फिर उसके बाद लंग से ये देखिए ये यहाँ से ये जाएगा किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू। लंग से पल्मोनरी वेन के थ्रू यहाँ ये ब्लड आ गया आपका लेफ्ट ऑरिकल में। कौन से में आ गया गाइस, लेफ्ट ऑरिकल से। और लेफ्ट ऑरिकल से जो जब ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है तो वो जाता है बाइकस्पिड बाल्व के थ्रू। कौन से बाल्व के थ्रू, बाइकस्पिड बाल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा जिसमें शुद्ध रक्त बहता है उसके थ्रू हमारी बॉडी टिश्यू में कैसा ब्लड आ जाता है गाइस, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। मैं एक बार और समझा देती हूँ। सबसे पहले ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है कि जो वेन होती है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब इम्प्योर ब्लड होता है, और आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब प्योर ब्लड होता है, ठीक है गाइस। लेकिन एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन है पल्मोनरी वेन, मतलब वेन में अशुद्ध है लेकिन पल्मोनरी वेन ऐसी है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, ठीक। और आर्टरीज में कैसा रक्त बहता है गाइस, शुद्ध। लेकिन एक एक्सेप्शन है कि जो पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं उनमें कैसा रक्त बहता है, जो पल्मोनरी आर्टरी होती है उसमें अशुद्ध मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, ठीक। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब समझते हैं ये बॉडी टिश्यू है। बॉडी टिश्यू से सिस्टमैटिक वेन, क्योंकि वेन में कैसा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड, ये हमारी पूरी बॉडी से ये वेन कलेक्ट करके ब्लड को कहाँ लाएगी, राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ट्राइकस्पिड बाल्व के थ्रू जो राइट ऑरिकल में जितना भी ब्लड है वो आ गया राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में भी कौन सा ब्लड है गाइस, डीऑक्सीजनेटेड, क्योंकि यहाँ पर उसको कोई ऑक्सीजन नहीं मिली। यहाँ से ये पल्मोनरी जो आर्टरी है जिसमें कौन सा रक्त बहता है, डीऑक्सीजनेटेड। पल्मोनरी आर्टरी में कौन सा रक्त बहता है, डीऑक्सीजनेटेड। यहाँ से ब्लड आएगा आपका लंग्स में, और लंग्स में हमको पता है O2 CO2 का आदान प्रदान होता है, ऑक्सीजन पाई जाती है लंग्स में। ये ब्लड को प्यूरिफाई करेगा। तो प्यूरिफिकेशन का काम किसने किया, लंग्स ने। यहाँ से ब्लड अब कैसा हो गया हमारे पास, प्योर ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्योंकि लंग्स ने क्या करा है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये आता है, यहाँ आ रहा है, यहाँ ये आ गया आपका लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल मतलब बाएं आलिंद में आ गया। बाएं आलिंद से बाएं निलय में जाने के लिए कौन सा बाल्व चाहिए गाइस, बाइकस्पिड बाल्व। बाइकस्पिड बाल्व से जो ब्लड है वो आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। इसमें ब्लड कौन सा है, ऑक्सीजनेटेड है, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड एओर्टा के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाता है। तो गाइस ये था हमारा डबल सर्कुलेशन सिस्टम। स्तनधारियों में जो डबल सर्कुलेशन सिस्टम होता है, इस पूरे साइकिल को करने में कितना टाइम लगता है हार्ट को, 0.8 सेकेंड का। और ये इसका रेस्ट पीरियड भी कहलाता है। रेस्ट पीरियड इन सेंस ये है जब एक साइकिल पूरा हो जाता है, जब ये दूसरा साइकिल चालू होता है तो चूंकि 1 सेकेंड ही इतना छोटा होता है कि हमको पता ही नहीं लगता, तो वो उसका भी छोटा 0.8 सेकेंड, इसमें हमको पता नहीं लगेगा।
लेकिन हार्ट रेस्ट करता है 0.8 सेकंड के लिए। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया क्योंकि सामान्यतः क्या है, हम लोगों को ये पता रहता है कि हार्ट तो कभी रेस्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि हम किसकी वजह से जिंदा हैं, क्योंकि हार्ट बीट हो रहा है। लेकिन 0.8 सेकंड का समय ऐसा होता है जब जो हार्ट है वो रेस्ट लेता है। आई होप गाइज ये सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या पढ़ रहे हैं गाइस, क्योंकि आज हम सर्कुलेशन सिस्टम पढ़ रहे हैं। इसकी खोज किसने की थी? विलियम हार्वे के द्वारा इसकी खोज की गई थी। सर्कुलेशन सिस्टम में कितने पार्ट हैं? हार्ट है, ब्लड है, ब्लड कॉर्पसल्स हैं, रक्त कणिकाएं जिन्हें बोला जाता है, ये हैं। तो अब हमने हार्ट की जो कार्यकी थी वो तो पढ़ ली। अब हम हार्ट से रिलेटेड जो बेसिक नॉलेज है उनको देखेंगे। हार्ट का जैसे वजन 250 से 300 ग्राम होता है। हार्ट जिस झिल्ली द्वारा घिरा रहता है ताकि वो बाहर के जो आघात हैं उनसे बचा रहे, उसे पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन कहते हैं। फिर उसके बाद जो हार्ट की स्टडी होती है उसे कार्डियोलॉजी कहते हैं, और जो व्यक्ति इसकी स्टडी करता है उसे कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4, ये हमने पढ़े। राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये 4 चैम्बर पाए जाते हैं हार्ट में। 300 वजन होता है। और आप ऐसे याद रख सकते हैं कि राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो राइट ऑरिकल है वो राइट वेंट्रिकल में ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू खुलता है, जो लेफ्ट ऑरिकल है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू खुलता है। फिर उसके बाद है हार्ट से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे एक एडल्ट की हार्ट बीट कितनी होती है? 72 पर मिनट, और एक बच्चे की 100 पर मिनट। ब्लड प्रेशर कितना होता है एक सामान्य व्यक्ति का? अब गाइज यहाँ पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो हर एग्जाम में, मतलब बहुत से एग्जाम्स में पूछा गया है, कि जो ब्लड प्रेशर में जो Hg है वो क्या डिनोट करता है। तो Hg आप सबको पता होगा किसका फॉर्मूला होता है? पारा। ठीक है। ब्लड प्रेशर किससे मापा जाता है? तो स्फिग्नो मैनोमीटर से। स्फिग्नोमैनोमीटर एक यंत्र होता है जिसकी सहायता से हम ब्लड प्रेशर मापते हैं। और एक गाइस, जो ब्लड प्रेशर, जैसे आपने देखा होगा जब आप एक्सरसाइज करते हैं या जब आप डर जाते हैं तो हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है। वो क्यों होती है? वो इस हार्मोन की वजह से होती है। एड्रेनलिन हार्मोन की वजह से जब हम किसी चीज़ से डर जाते हैं या हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा रनिंग करके आ रहे होते हैं, जब हम रनिंग करते हैं तो हमने देखा है कि हमारी हार्ट बीट सांस फूलने लगती है। तो ये क्यों होता है? ये एड्रेनलिन हार्मोन की वजह से होता है। इसे फ्लाइट फाइट हार्मोन कहा जाता है।
फ्लाइट फाइट हार्मोन कहा जाता है। ये कहाँ से सीक्रेट होता है? तो एड्रिनल ग्लैंड से। इसे इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। आई होप गाइज यहाँ पर हम हार्ट से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स डिस्कस कर रहे हैं वो आप सभी को समझ में आ रहा होगा। फिर हम बात करते हैं एस ए नोड, साइनोएट्रियल नोड। ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है गाइज, अनगिनत बार। मतलब हर एग्ज़ाम में आप अगर सर्कुलेशन से जहाँ पर भी क्वेश्चन बन रहे हैं, जहाँ साइंस से क्वेश्चन आ रहे हैं, वहाँ ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसे कहते हैं पेस मेकर ऑफ हार्ट। ये क्या करता है? जो हार्ट इम्पल्स होती है, जो हार्ट रेट होती है, हार्ट बीट जो होती है, उसकी रिदमिसिटी, मतलब एक रिदम, एक नियमितता, एक रेगुलरिटी बनाए रखता है। ठीक है, इस वजह से इसको क्या कहते हैं? पेस मेकर ऑफ हार्ट। आई होप गाइज ये सब आपको क्लियर हो रहा होगा। अब हमने हार्ट से रिलेटेड यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स थे उनको अच्छे से समझ लिया है। अब हम बात करेंगे ब्लड की। तो एक सामान्य ह्यूमन बॉडी में कितना ब्लड होता है या होना चाहिए? 6 to 7 लीटर, और अगर 5 लीटर भी है तो दैट इज सफिशिएंट। तो जो ब्लड होता है उसकी पीएच क्या होती है? 7.4 होती है। इसमें एक रेड कलर का पिगमेंट पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन। एक रेड कलर का पिगमेंट होता है। अब ये एग्ज़ाम में पूछा गया है, हाँ, मतलब पीसीएस एग्ज़ाम तक में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो रेड पिगमेंट है वो क्या कहलाता है? तो हीमोग्लोबिन। और ऐसे भी पूछा गया है कि जो हीमोग्लोबिन है उसका रेड कलर किसकी वजह से होता है? तो वो होता है आयरन की वजह से। आयरन की वजह से हीमोग्लोबिन का जो कलर है वो रेड होता है। हीमोग्लोबिन का क्या काम रहता है? ऑक्सीजन का परिवहन। एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन अणु का परिवहन करता? 4 ऑक्सीजन अणु का परिवहन करता है। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है। एक हीमोग्लोबिन का जो अणु रहता है वो 4 ऑक्सीजन अणु का परिवहन कर सकता है। अब हमने ब्लड से रिलेटेड ये देखे। फिर हमने क्या देखा कि जो ब्लड कॉर्पसल्स देखेंगे जो कि ब्लड में ही पाई जाती है। तो सबसे पहले ब्लड के 2 पार्ट होते हैं। प्लाज्मा जो कि 55% ऑफ ब्लड, इसमें होता है आपका 91% तक वाटर। फिर आती है आपकी ब्लड कॉर्पसल्स जो होती हैं 45% ऑफ ब्लड। अब हम क्या करेंगे? कॉर्पसल्स के बारे में समझेंगे। कितनी तरह की कॉर्पसल्स होती हैं, क्या काम होता है? आरबीसीज, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पसल्स, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स और प्लेटलेट्स। इसका दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट। इसका दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट। इसका दूसरा नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये गाइस दूसरे नाम भी आप लोगों को याद रखने हैं। थ्रोम्बोप्लास्टिन या थ्रोम्बोप्लेटलेट्स भी कह सकते हैं। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन आप याद रखेंगे, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है गाइस, ये आपको याद रखने हैं। या थ्रोम्बोसाइट्स जो होती हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स को गाइस आप थ्रोम्बोसाइट्स कर लीजिए, थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है।
एरिथ्रोसाइट आरबीसीज का दूसरा नाम है, डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स का है थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स ये इनके दूसरे नाम हैं। अब हम एक एक कॉर्पसेल्स को लेंगे और इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या है। सबसे पहले हम आरबीसी की बात करते हैं। रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, लाल रक्त कणिकाएं। इनमें क्या होता है, ये इनका जो फॉर्मेशन होता है एट द टाइम ऑफ जब गर्भावस्था होती है उस टाइम पे ये कहाँ बनती हैं, स्प्लीन में और लिवर में। ध्यान रखिएगा गाइस, गर्भावस्था के समय। इस वजह से जो स्प्लीन है उसे क्या कहा जाता है, ब्लड बैंक। ध्यान रखिएगा, ठीक। अब गर्भावस्था के बाद ये बनती हैं रेड बोन मैरो में। लाल अस्थि मज्जा में। तो रेड ब्लड सेल्स जहाँ फॉर्मेशन होता है इनका, ये क्या होता है, रेड बोन मैरो कहलाती है। और ये जो प्रोसेस है आरबीसी बनने की वो क्या कहलाती है, एरिथ्रोपोएसिस। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज कॉल्ड एरिथ्रोपोएसिस, ठीक है गाइस। और उसके बाद ये इनकी जो मैच्योरिटी है, मतलब आरबीसीज जो मैच्योर हो जाती हैं वो किसकी प्रेजेंस के कारण होती हैं, फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12 के कारण। तो रेड ब्लड सेल्स जो मैच्योर हो जाती है वो किसकी वजह से हो जाती है गाइस, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 की वजह से। एरिथ्रोपोएसिस इनके बनने का जो प्रोसेस है वो कहलाता है। और इनका जो लाइफ साइकिल है, मतलब जो इनका लाइफ पीरियड है, कितने दिन का होता है, 120 डेज का। कितना होता है गाइज, 120 डेज का इनका लाइफ साइकिल होता है। मतलब ये 120 दिन तक जीवित रहती हैं। और इनकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, एनीमिया। आई होप गाइज ये जो रेड ब्लड सेल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि जो आरबीसीज हैं सबसे पहले वो गर्भावस्था के समय कहाँ बनेंगी, तो स्प्लीन और लिवर में। इस वजह से स्प्लीन को ब्लड बैंक कहा जाता है। गर्भावस्था के बाद ये रेड बोन मैरो में बनती है, मतलब लाल अस्थि मज्जा में बनती है। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी बनने की जो प्रोसेस है वो एरिथ्रोपोएसिस कहलाती है। और डेफिशिएंसी एनीमिया कहलाती है। जो आरबीसी का लाइफ साइकिल है वो 120 डेज का होता है। इनकी मैच्योरिटी फॉलिक एसिड और विटामिन B12 की वजह से होती है। और यहाँ पर एक जो पॉइंट है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जब डेड हो जाती हैं, ये पुरानी हो जाती हैं आरबीसीज, तो उनका भक्षण कौन करता है, तो वो काम स्प्लीन करती है। इस वजह से जो स्प्लीन है उसे ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी कहा जाता है। मतलब आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है गाइस, तो स्प्लीन को। और ब्लड बैंक भी किसको कहा जाता है, स्प्लीन को। ब्लड बैंक मतलब क्योंकि ये फॉर्मेशन कर रही है गर्भावस्था के समय, इस वजह से इनको ब्लड बैंक कहा जा रहा है। और जो भी डेड सेल्स हैं, मतलब जो भी डेड आरबीसीज हैं, तो उनको भक्षण का काम स्प्लीन कर रहे हैं, इस वजह से इन्हें ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज कहा जाता है। आई होप गाइज ये आपको क्लियर हो गया होगा आरबीसीज के बारे में हमने जो भी पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, वाइट ब्लड सेल्स।
और इनका दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट्स। वाइट ब्लड सेल्स, इनका जो दूसरा नाम है वो है ल्यूकोसाइट्स। ये क्या काम करती हैं हमारी बॉडी में? ये हमारी बॉडी की सैनिक होती हैं, मतलब सोल्जर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज WBC। बाहर से जो बैक्टीरिया का जो भी इफेक्ट होता है उन सबको दबा देती हैं, उन सब से हमारी रक्षा करती हैं। ये क्या कहलाती हैं? ल्यूकोसाइट्स। जब ल्यूकोसाइट्स की संख्या बहुत ज़्यादा हमारे ब्लड में बढ़ जाती है तो वो ल्यूकेमिया कहलाता है। ल्यूकेमिया कहलाता है गाइस, और इसका दूसरा नाम है ब्लड कैंसर। जब वाइट ब्लड सेल्स की संख्या हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो ल्यूकेमिया कहलाती है, और इसी का दूसरा नाम है ब्लड कैंसर। और इन्हें क्या कहा जाता है? सोल्जर ऑफ ह्यूमन बॉडी। क्यों? क्योंकि ये हमारे शरीर की बाहर से जो हानिकारक बैक्टीरिया या जो भी वायरसेस होते हैं उनसे हमारे शरीर की रक्षा करती हैं। अब हम पढ़ेंगे प्लेटलेट्स। जिसका दूसरा नाम क्या है गाइस? थ्रोम्बोसाइट्स। ये क्या करती है? हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग का काम करती है। ब्लड क्लॉटिंग मतलब गाइस आपने देखा होगा कि जब हमको चोट लग जाती है तो आफ्टर 2 to 3 मिनट्स एक कवरिंग सी आ जाती है उस लगी हुई जगह पर, मतलब जहाँ पर चोट लगती है वहाँ पर एक कवरिंग सी आ जाती है। वो किसकी वजह से आती है? प्लेटलेट्स की वजह से। मतलब फिर आपने देखा होगा जब वो कवरिंग आ जाती है तो उसके बाद और ब्लड फ्लो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये जो प्लेटलेट्स हैं वहाँ पर एक कवरिंग बना देती हैं जिससे ब्लड फ्लो ना हो पाए। अगर ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा तो हमारी बॉडी में ब्लड की कमी हो जाएगी और डेथ भी हो सकती है जिस वजह से। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए जो एक सेल्स होती है हमारी बॉडी में, इसी तरीके का हमारा स्ट्रक्चर होता है कि जो सेल्स होती हैं, प्लेटलेट्स होती हैं, जो थ्रोम्बोसाइट्स जिनका दूसरा नाम है, वो इस काम को करती हैं। और अगर विटामिन पूछ लिया जाए, सेल्स पूछेगा तो आपको इस तरीके से ऑप्शन में आ जाएगा कि RBC, WBC, प्लेटलेट्स कौन करता है, तो अब आप अच्छे से हिट कर पाएंगे। लेकिन अगर आपसे विटामिन पूछ लिया, विटामिन A, B, C, D, K कौन ऐसा काम करता है, तो विटामिन K। एंटी हीमोरेज कहलाता है। ये एंटी हीमोरेज कौन कहलाता है? विटामिन के, जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। आई होप गाइज ये जो हमने ब्लड सेल्स पढ़ी, ब्लड कॉर्पसेल्स पढ़ी, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और ब्लड की जो स्टडी है, स्टडी ऑफ ब्लड क्या कहलाती है? हेमेटोलॉजी। गाइज ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि जो स्टडी ऑफ ब्लड है वो क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी कहलाती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, क्योंकि अब हम ये थ्योरी के बाद नेक्स्ट वीडियो जब भी लाएंगे तो उसमें हम क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको पता भी चल जाएगा कि हमने क्या क्या डिस्कस किया, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप की। जिसकी खोज किसने की? लैंडस्टीनर ने। इन्होंने कितने प्रकार के ब्लड ग्रुप बताए? A, B, AB और O। तो जो AB होता है गाइस वो होता है यूनिवर्सल रेसिपिएंट, मतलब सर्वग्राही। और ये होता है यूनिवर्सल डोनर, मतलब दाता। गाइज ये बात तो आपको सभी ने बताई होगी कि जो O ब्लड ग्रुप होता है वो दाता होता है। दाता मतलब ये होता है कि ये किसी भी ब्लड ग्रुप को ब्लड दे सकता है।
ऐसा नहीं होता है गाइस कि किसी का ब्लड ग्रुप बी है और ए वाले का चढ़ा दिया, या जिसका ब्लड ग्रुप ए है तो बी ब्लड ग्रुप वाले का चढ़ा दिया, ऐसा नहीं होता है। इसमें ना मैच करना पड़ता है कि किस व्यक्ति को किस प्रकार का ब्लड ग्रुप दिया जा सकता है। जैसे ए है तो ए बी और ओ, तो ए को ए भी दे सकता है और ओ दे सकता है। ओ क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्सल डोनर है, मतलब ये इन तीनों ब्लड ग्रुप वालों को ब्लड दे सकता है। मतलब ओ को तो देगा ही, लेकिन इन 3 ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों को भी ये ब्लड दे सकता है। ए बी यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्यों है गाइस? क्योंकि ये इन तीनों से ब्लड ले सकता है। ए बी वाले से तो ले गई, सेम जिसका ब्लड ग्रुप है वो तो एक दूसरे से ले सकते हैं, मतलब दे सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन अगर डिफरेंट ग्रुप है तो फिर नहीं ले सकते। लेकिन ए बी ऐसा ब्लड ग्रुप है कि अगर किसी व्यक्ति का ए ग्रुप हो, बी ग्रुप हो या ओ हो तो वो ले सकता है, लेकिन ओ ऐसा नहीं कर सकता। जिसका ब्लड ग्रुप ओ होता है वो केवल ओ वाले व्यक्ति से ही, ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से ही ब्लड ले सकता है। इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है गाइस, जो अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आज आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओ जो होता है वो 2 तरह का होता है, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव वाला जो होता है वो ओ पॉजिटिव को तो दे सकता है, लेकिन ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव को नहीं दे सकता। तो क्वेश्चन ना पीसीएस में पूछा गया था गाइस, बहुत क्वेश्चन ट्विस्ट कर दिया था, तो आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें भी आप लोगों को पता होनी चाहिए जो औरों से आपको अलग करे। तो इसके लिए गाइस यहाँ ये पॉइंट है कि जो ओ पॉजिटिव है वो ओ नेगेटिव को अपना ब्लड नहीं दे सकता, लेकिन जो ओ नेगेटिव है वो ओ पॉजिटिव को दे सकता है। अब हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि किस तरीके से। तो एग्ज़ाम में इस तरीके से कंफ्यूज करने के लिए पूछा गया था कि जो यूनिवर्सल डोनर है वो कौन सा ब्लड ग्रुप है, ए बी, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, और कोई सा भी ए या बी कोई सा भी दे देगा आपको। तो 3 ऑप्शन, जो 2 ऑप्शन है कौन कौन से, एक ऑप्शन इस तरीके से आया, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए बी और ए। ठीक है, अब इसमें पूछा है यूनिवर्सल डोनर कौन है, तो ये 2 तो भाई ऐसे ही हट गए, क्योंकि ये रेसिपिएंट है और ये केवल ए और ओ से ले सकता है, तो इसका तो कोई कनेक्शन है नहीं। अब हमने तो ये पढ़ा था कि यूनिवर्सल डोनर जो है वो ओ ब्लड ग्रुप होता है, लेकिन आपको इतना भी पता होना चाहिए गाइस कि जो ओ नेगेटिव है वो सर्वदाता है। मतलब ओ में भी 2 तरह के ग्रुप्स पाए जाते हैं, जिसमें ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव होता है। तो जो ओ नेगेटिव होता है वो हर किसी को अपना ब्लड दे सकता है, लेकिन हर किसी से ले नहीं सकता। वो केवल ओ नेगेटिव वाले ही लोगों से ब्लड ग्रुप ले सकता है। और हमारे भारत में जो ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले लोग होते हैं उनकी संख्या बहुत कम है, मतलब ये ब्लड ग्रुप आपको कम देखने को मिलेगा। ऐसे बहुत से लोगों में है, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन बहुत कम लोगों में है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको हिट करेगा और अलग लोगों से, दूसरे लोगों से आपको अलग बनाएगा। क्योंकि गाइज आप ये वीडियो देख रहे हैं, एक तो सबसे पहले जो हमने अपना आज पूरा सर्कुलेशन वाला जो सिस्टम पढ़ा, जो दोहरी संरचना थी जिसकी, तो एक तो वो आपको सबसे अलग बनाएगा, क्योंकि उसमें आपने बहुत अच्छे से सीख लिया कि कौन सी वेन क्या काम कर रही, कौन सी एओर्टा क्या काम कर रही, सिस्टमेटिक आर्टरी, वेन्स, सब कुछ आपको पता हो गया है। और विदाउट वो जो एक स्ट्रक्चर बाकायदा जो डायग्राम बनता है हार्ट का, जिसमें बहुत सारी नर्व्स आ रही होती हैं, पता नहीं क्या क्या दिखा रहे होते हैं, उससे अलग हटके हमने एक बहुत अच्छा डायग्राम सीख लिया है। अगर आपको ये डायग्राम अच्छा लगा हो, ये पढ़ाने की ये जो प्रोसेस, ये जो तरीका है, अगर ये अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और जिन लोगों ने कर लिया है वो बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। बेल आइकन से क्या होगा, जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाएगा। तो ये हमारे ब्लड ग्रुप्स की बात हो गई। अब हम क्या, एक नॉर्मल जो क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में पूछने को दिख जाता है, किस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट आरबीसी को लेकर।
तो जो लार्जेस्ट आरबीसी है वो है एम्फीयूमा की, और जो स्मॉलेस्ट आरबीसी है वो किसकी है? मस्क डियर की। ये आप याद रखिएगा गाइस, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा है। क्योंकि अगर हम हर तरीके से क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेंगे, हर एस्पेक्ट में क्वेश्चन को देख लेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो कोई भी क्वेश्चन हमसे नहीं बच पाएगा। मतलब सेल हमने पढ़ लिया, सेल के ऑब्जेक्टिव हमने लगा लिए, अब हम सर्कुलेशन पढ़ रहे हैं, फिर हम थोड़े टाइम बाद सर्कुलेशन के ऑब्जेक्टिव लगाएंगे। तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो हमसे ना बन पाए। मैं पूरी कोशिश करूंगी गाइस कि आपको हर तरीके से प्रिपेयर कर पाऊँ कि जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, वो आप सबको आ जाए। फिर हम एक पढ़ते हैं, आज के लिए लास्ट है गाइस, ECG। ये सभी ने सुना होगा, इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम। ये एक ऐसी मशीन है गाइस जो क्या करती है, हमारी हार्ट बीट, हमारी हार्ट इम्पल्स नॉर्मल है, किस तरीके से चल रही है, रिदमिसिटी बढ़िया है, मतलब इसकी नियमितता जो रेगुलरिटी है वो कैसी है, उस तरीके से ये सब बात, मतलब ये सब का पता लगाती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन। आई होप गाइज ये सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम एक क्विक रिवीजन करते हैं। क्विक रिवीजन हमारी हर वीडियो के बाद होता है, जिसमें जो भी हम 15-20-25 मिनट में जो भी हम वीडियो में पढ़ते हैं उसका 2-5 मिनट में क्विक रिवीजन हो जाता है। और गाइज मेरे साथ आप लोग भी दोहराते चलिएगा, उससे क्या होगा, आपको भी पता लगेगा कि ये जो पिछले हम 20-25 मिनट से हम जो कुछ समझ रहे हैं वो आपको कितना समझ आया। ठीक है गाइज, तो सबसे पहले सर्कुलेशन सिस्टम। सर्कुलेशन सिस्टम क्या है? जो हार्ट है वो ब्लड को फ्लो करता है हमारी पूरी बॉडी में, उससे जो भी जहाँ पर भी इसेंशियल ऑक्सीजन, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है जिस टिश्यू को, सेल को, वहाँ पर ये पहुँचा दिया जाता है। इसकी खोज विलियम हार्वे के द्वारा की गई थी और इसमें 3 तरह के होते हैं, हार्ट, ब्लड और ब्लड कॉर्पसेस। हार्ट के बारे में हमने क्या पढ़ा कि सबसे पहले जो यहाँ पर हमने पढ़ा था, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो कहाँ से आता है? सिस्टमैटिक वेन लाती है हमारी बॉडी से। हमारी बॉडी से सिस्टमैटिक वेन ब्लड लाती है, जो कि कहाँ जाता है? राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल में। वहाँ से पल्मोनरी आर्टरी, जबकि सभी आर्टरीज में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी ऐसी आर्टरी होती है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, तो वो कहाँ ले जाती है? ब्लड को प्यूरिफाई कराने के लिए लंग्स में। लंग्स से पल्मोनरी, पूरा वहाँ पे ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया, पूरा प्योर हो गया। वहाँ से पल्मोनरी वेन, जबकि हमें पता है कि जो वेन है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन पल्मोनरी वेन ऐसी वेन है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, तो वो पल्मोनरी वेन कहाँ लाएगी गाइस? लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में किससे जाएगा? बाइकास्पिड वाल्व से, और एओर्टा के होते हुए हमारी पूरी बॉडी में शुद्ध रक्त बहने लगेगा। ये पूरी कार्य की समझ आ गई। हार्ट का जो वज़न होता है 250-300 ग्राम होता है। हार्ट बीट 72 पर मिनट होती है, चाइल्ड में 100 पर मिनट होती है। फिर हार्ट जो ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है? 120-80 mmHg होता है। जो Hg है वो किसे डिनोट करता है? तो वो पारा डिनोट करता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि जो हार्ट जिसके चारों जो कवरिंग रहती है, जिस वजह से बाहरी आघातों से या जो घर्षण से हमारा हृदय बचा रहता है, मतलब उसकी सुरक्षा होती रहती है, वो क्या है? पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। हार्ट की जो स्टडी है वो क्या कहलाती है? कार्डियोलॉजी कहलाती है। जो लोग इसकी स्टडी करते हैं कार्डियोलॉजिस्ट कहलाते हैं। फिर उसके बाद जो ब्लड प्रेशर है जब इंक्रीज़ होता है तो उसका कारण क्या होता है? इमरजेंसी हो सकती है, या डर हो सकता है, एक्सरसाइज हो सकती है, वो सब कुछ होता है एड्रेनालिन हार्मोन की वजह से। एड्रेनालिन हार्मोन फ्लाइट और फाइट हार्मोन कहलाता है, इमरजेंसी हार्मोन भी कहलाता है। ये कहाँ से सीक्रेट होता है? तो एड्रिनल ग्लैंड से। यहाँ सब कुछ हमने ये हार्ट से रिलेटेड पढ़ लिया। अब हम ब्लड पे आते हैं। ब्लड का पीएच कितना है? 7.4 है। इसकी स्टडी हिमेटोलॉजी कहलाती है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि जो ब्लड होता है वो जो हार्ट होता है उसका पेसमेकर कौन कहलाता है? तो ऐसे नोड कहलाता है। फिर उसके बाद हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं? तो 4 चैम्बर होते हैं।
फिर हमने ब्लड में पढ़ा कि जो ऑक्सीजन जो कैरी करता है ब्लड में वो पिगमेंट कौन है, तो हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन को क्या कहते हैं, रेड पिगमेंट कहते हैं। रेड कलर किस वजह से आता है, तो आयरन की वजह से आता है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा ब्लड में 55% वेटेज होता है प्लाज्मा का और 45% होता है ब्लड कॉर्पसेल्स का। अब ब्लड कॉर्पसेल्स की बात कर लेते हैं गाइस। ब्लड कॉर्पसेल्स 3 तरह की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं और जो प्लेटलेट्स हैं उनको थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। आरबीसी का क्या काम होता है, तो आरबीसी हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन है उसको कैरी करने का काम करती है। हीमोग्लोबिन क्योंकि रेड कलर का होता है तो वो पूरा आरबीसी में ही पाया जाता है, वो ब्लड फ्लो में काम आती है। इनका जो लाइफ स्पान है वो 120 डेज का होता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि इनकी जो बनने की प्रोसेस है वो एरिथ्रोपोएसिस कहलाती है। और मैच्योर आरबीसी कब बनती है, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 की वजह से। फिर हमने पढ़ा था कि जो आरबीसीज होती हैं वो कहाँ गर्भावस्था में कहाँ बनती हैं, स्प्लीन और लिवर में। तो स्प्लीन ब्लड बैंक कहलाता है। फिर टूटी फूटी और जो डेड आरबीसीज हो जाती है उनका भक्षण कौन करता है, स्प्लीन करता है। तो स्प्लीन ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइज, रिमेंबर दिस थिंग, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ग्रेव यार्ड ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड स्प्लीन। ठीक है, फिर उसके बाद गर्भावस्था के बाद जो आरबीसी फॉर्मेशन है वो कहाँ होता है, तो रेड बोन मैरो में होता है। फिर हम पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या होता है, ल्यूकोसाइट्स कहलाती हैं। ल्यूकोसाइट्स कहते हैं और अगर इनकी मात्रा हमारी बॉडी में ब्लड में बहुत बढ़ जाती है तो ल्यूकेमिया हो जाता है, जिसे हम ब्लड कैंसर कहते हैं। ये हमारे शरीर की बाहरी बैक्टीरिया, वायरसेस, मतलब जिसे कह सकते हैं जो धूल के कण हैं, इन सब से हमारी सुरक्षा करती है। मतलब ये सैनिक हैं, सोल्जर ऑफ ह्यूमन बॉडी। फिर प्लेटलेट्स की बात आ जाती है जिसे हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। प्लेटलेट्स क्या काम करती हैं, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। ब्लड क्लॉटिंग में आप थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन का भी नाम याद रख सकते हैं। आप ऑप्शंस के थ्रू हिट करेंगे, ऑप्शन जिस तरीके से पूछा जाएगा थ्रोम्बिन या फाइब्रिनोजन हो तब भी आप ब्लड क्लॉटिंग की तरफ ही जाएंगे, और अगर विटामिन हो तो विटामिन के की तरफ। एंटी हीमोरेज कहते हैं क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग में सहायता करता है। यहाँ पर हमने ब्लड कॉर्पसेल्स की बात कर ली। तो गाइज आज हमने पूरा सर्कुलेशन सिस्टम बिल्कुल बेसिक से लेकर मॉडरेट और हायर लेवल तक हम आ चुके हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं। और ये जो मैंने सबसे सिंपल वे बताया था, अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना अलग अलग सोशल मीडिया पर। उससे क्या होगा कि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं किस तरीके से पढ़ा रही हूँ, मैं आप लोगों को अच्छे से समझा पा रही हूँ या नहीं, आपको मतलब आप मुझसे कनेक्ट हो पा रहे हैं या नहीं, मैं जो भी समझा रही हूँ आपको कितना समझ आ रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो लोगों को पता चलेगा कि इस तरीके की भी एक चैनल है अनुभा स्टडी फैक्ट्स करके भी। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो गाइस सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, उससे जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।